Hello and welcome to all. Have an amazing morning. I am Prashant and in today's video we are going to discuss 28 December's current affairs. Okay? So पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है आज और फिर we'll discuss this news in detail. Okay? तो सबसे पहले न्यूज हमें डिस्कस करनी आज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के रिगार्डिंग. Okay? So news is that an organization in J&K has been declared as an unlawful organization. Okay, so उसके रिगार्डिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं. देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइब को डिक्लेयर करना है तो वो कैसे होगा उसको हमें डिस्कस करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूज इन द मणिपुर. ठीक है, उसके बाद एक काफी अच्छी न्यूज है हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए भी कि इंडियन बैंक की जो असेट क्वालिटी है ये काफी इंप्रूव हो चुकी है और इतना इंप्रूव हो चुका है कि ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर से सबसे अच्छा अगर आज हमारा एनपीए का पोजीशन है, मतलब सबसे कम हमारी ग्रॉस एनपीएस है लास्ट 10 ईयर का, वो डिकेडल हाई हमारी एसेट क्वालिटी हो चुकी है. तो उसके बारे में भी आज हमें डिस्कस करना है. उसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्पेसक्राफ्ट, SILIM स्पेसक्राफ्ट या स्लिम स्पेसक्राफ्ट जिसको हम कह सकते हैं, ये जापान का स्पेसक्राफ्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है. और इस स्पेसक्राफ्ट में अगर जापान को सक्सेस मिलता है लैंडिंग में तो इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा ये भी हमें डिस्कस करना है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट मिशन है चंद्रयान 4 उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है स्लिम. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. और एक एडिटोरियल सेक्शन में एक आर्टिकल है दैट इज मेकिंग हेल्थ आवर टॉप प्रायोरिटी इन 2024. तो सिटीजन्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवरऑल हेल्थ हमारी कंट्री के अच्छे होने के लिए. ओके, गवर्नमेंट इज टेकिंग सर्टन मेजर्स फ्रॉम इट्स साइड, लेकिन सिटीजन्स क्या कर सकते हैं ये रिगार्डिंग जो है हमें यहाँ डिस्कस करना है. ओके, तो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, प्लीज पे अटेंशन टू दिस. लास्ट तक आप ये क्लास अटेंड करना. एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसमें प्रीलिम्स के. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज टुडे. व्हाट इज दैट कि रिसेंटली ओके हमारे गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर में दैट इज कॉल्ड द मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर मसरत अलम फैक्शन. ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है. मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अब अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है अंडर व्हाट, अंडर द यूएपीए दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. Okay, so why it is declared as an unlawful association? Because it was doing certain unlawful activities, and according to the home ministry, which unlawful activities were there? They were raising funds for the terrorist activities in Kashmir. Okay, they were raising funds from Pakistan and other proxy organizations of Pakistan. Okay, they were supporting this stone pelting in Kashmir. Okay, they were supporting attacks on the security forces there over. They were showing some sort of sheer disrespect to the constitutional authority. ओके, तो एक सॉर्ट ऑफ इसको इसलिए अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिक्लेयर किया गया है. ओके, अब यहां किस एक्ट के अंदर डिक्लेयर किया गया है? यूएपीए एक्ट के अंदर. तो यूएपीए एक्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफकोर्स ये क्या करता है, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करता है. बट कौन सी अनलॉफुल एक्टिविटीज? तो करंटली देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज विच आर कंसिडर्ड अनलॉफुल इन दिस. एक है एक्शन रिलेटेड टू द सिसेशन ऑफ टेरिटरी. ओके, अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंडिविजुअल होगा, अगर वो कुछ टेरिटरी इंडिया से अलग करना चाहता है, इंडिया के इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाता है, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटीज में मानी जाती है. और किसी भी सॉर्ट की टेररिस्ट एक्ट जो है दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अनलॉफुल एक्टिविटी. ओके, इसी तरीके से बाकी भी अगर कोई एक्टिविटी है उसको अनलॉफुल डिक्लेयर करना है नहीं करना है, या फिर इस एक्ट में इंक्लूड करना है नहीं करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है. याद रखना है इसको. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर to include other activities under the schedule of this particular act so that those also be considered as unlawful activities. लेकिन currently ये activities यहाँ important है, हमें पता होना चाहिए. Okay, now of course once somebody is actually booked under unlawful activities prevention act तो उनको without trial 180 days तक okay डिटेंशन में पुलिस रख सकती है. 180 डेज तक. आपको से बाकी आगे भी एक्सटेंड हो सकता है कोर्ट की परमिशन से, लेकिन 180 डेज को उनको डिटेंशन में रखा जा सकता है. फिर उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी, ओके, अब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के रिगार्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ओके, तो एनआईए जो है ये उसको मैंडेट होता है कि उसने 180 डेज में अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करना चाहिए. तो आइडियल तो ये है कि 180 डेज में आप चार्जशीट फाइल करो. 180 डेज आपके पास डिटेंशन पावर भी है. ओके, हाँ, 180 डेज में अगर नहीं हो पाता तो ऑफकोर्स इसको एक्सटेंड किया जा सकता है.
तो अगर कोई कन्विक्ट होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन के एक्ट के अंडर, तो मैक्सिमम जो उसमें पनिशमेंट होती है वो होती है लाइफ इंप्रिजनमेंट, या फिर उसके बाद डेथ पेनल्टी हो सकती है। ओके, सो डेथ पेनल्टी भी इस एक्ट के अंडर उस पर्टिकुलर अक्यूज को हो सकता है। ओके, अब इस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में 2019 में अमेंडमेंट की गई थी। क्या अमेंडमेंट किया गया था? अब अमेंडमेंट से पहले एक याद रखना, बिफोर अमेंडमेंट, ओके, इस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, ओके, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना, ओके, ये अधिकार गवर्नमेंट को दिया गया था। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिफोर द अमेंडमेंट 2019 अमेंडमेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द गवर्नमेंट। ओके, अब 2019 का जो अमेंडमेंट आता है इसमें और एक एडिशन की गई। ओके, व्हाट इज दैट? कि अब individuals could also be now declared by the government as a terrorists। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करने का पावर था, अब इंडिविजुअल्स को भी गवर्नमेंट जो है टेररिस्ट एज ए इंडिविजुअल क्या है डिक्लेयर कर सकता है इसके अंदर। ओके, एट द सेम टाइम 2019 का अमेंडमेंट कहता है कि एनआईए के जो डायरेक्टर जनरल है, ओके, ही इज गिवन पावर टू ग्रांट अप्रूवल फॉर सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है या उनका कुछ ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह होगी उसको अटैच कर सकता है, सीज कर सकते हैं एनआईए विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे ईडी के पास पावर होती है व्हेन दे इन्वेस्टिगेट द मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। ओके, तो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, न्यूज होती है, जिस न्यूज में न्यूज के पीछे जो बैकग्राउंड होता है, कोई लॉ होता है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होती है, ओके, इसको आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दी प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स 2024 भी करीब आ रहा है, तो सारे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज, कभी कभी रिपीटेशन भी हो सकता है, लेकिन उसको हम हमारे क्लासेस में इंक्लूड करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, दैट इज अगेन इंक्लूजन ऑफ एनी ट्राइब इनटू द शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, हम कहते हैं ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। ओके, और इसमें ऑलमोस्ट 705 के आसपास शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडिया में है, उससे भी ज्यादा अप्रोक्सीमेटली है। ओके, तो किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी है और उस ट्राइबल कम्युनिटी को अगर शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड करना है, सो हाउ वी कैन डू दैट, इसको हमें डिस्कस करना है, और किस कॉन्टेक्स्ट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। हुआ क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ महीनों पहले, ओके, सम मंथ्स बिफोर, मणिपुर हाई कोर्ट, सॉरी नॉट सम मंथ बिफोर, व्हाट हैपेंड, हाई कोर्ट ने जो है, ओके, मणिपुर गवर्नमेंट को, ओके, ऑर्डर दिया था, डायरेक्शन दिया था कि मणिपुर गवर्नमेंट ने जो मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी है, ओके, इसको एसटी में इंक्लूड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, वेदर एनी कम्युनिटी विश टू बी इंक्लूडेड इन एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब और नॉट, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकता। ओके, सो देयर वाज अ केस इन द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने कहा मणिपुर गवर्नमेंट को कि देखिएगा, मैती जो कम्युनिटी है मणिपुर की, ओके, ये कम्युनिटी डिजर्व करती है एसटी लिस्ट में इंक्लूड होना, तो इसका प्रपोजल आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट दैट वाज द केस ओवर हियर। ओके, अब ऐसा जब हाई कोर्ट ऑर्डर देता है तो इससे वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है मणिपुर में। ओके, जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में थे मणिपुर में उस वक्त, ओके, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग दैट टाइम। ओके, कहीं ना कहीं जो मणिपुर में मैती वर्सेस कुकी जो वहां इशू होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको पता है कितना बड़ा वायलेंस मणिपुर में होता है, तो मणिपुर में जो कुकी वर्सेस मैती जो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे होता है, ये भी इसी ऑर्डर का कहीं ना कहीं उसका एक रीजन होता है, ऐसा कहा जाता है। ओके, तो इस ऑर्डर को फिर से रिव्यू करने के लिए हाई कोर्ट को कहा गया था। ओके, और मणिपुर हाई कोर्ट ने इसको रिव्यू करने के लिए, मतलब मणिपुर हाई कोर्ट में रिव्यू करने के लिए इसकी ऑर्डर अभी पास होने वाली थी, जो रिव्यू ऑर्डर है। ओके, लेकिन ये ऑर्डर को कोर्ट ने अभी रिजर्व रखा है और वो ऑर्डर अभी तक पास नहीं किया, ये न्यूज है। ओके, व्हाट इज द न्यूज बेसिकली, कि व्हाट एवर अर्लियर ऑर्डर वाज गिवन, द अर्लियर ऑर्डर दैट गेव डायरेक्शन टू द मणिपुर गवर्नमेंट, ओके, इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए देयर वाज दिस पर्टिकुलर पिटिशन। इस ऑर्डर को गवर्नमेंट ने, रिव्यू ऑर्डर जब आएगा उसको रिजर्व कर रखा है मणिपुर ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने। ओके, तो वो तो चलो एक न्यूज होगा, फाइन। अब वो न्यूज शायद आपको नहीं इतना याद रहेगा, इतना फर्क नहीं पड़ता, बट हमें ये याद रखना है कि सर, अगर किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड करना है तो कैसे करते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या होती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बेसिक्स ओवर हियर। देखिएगा, सबसे पहले
शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब क्या है, एज सच इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का आपको आर्टिकल 366 रेफर करना पड़ेगा। आर्टिकल 366 क्लॉज 25 क्या कहता है? ओके, कि शेड्यूल्ड ट्राइब इज एनी ट्राइब, ओके, और एनी सच कम्युनिटी दैट इज डीम्ड सच अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली आर्टिकल 366 ये कहता है कि आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोसीजर देता है। इस प्रोसीजर के अंडर किसी कम्युनिटी को अगर शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड कर दिया तो उसको आप शेड्यूल्ड ट्राइब कहो। ओके, तो शेड्यूल ट्राइब के ऐसे डेफिनेशन नहीं है, बस इतना ही कहा है कि 342 में जिसको इंक्लूड किया गया उसको आप शेड्यूल ट्राइब करना चाहिए। ओके, अब आर्टिकल 342 क्या कहता है? ये ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को, ओके, टू डिक्लेयर एनी कास्ट और क्लास एज शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब इन अ यूनियन टेरिटरी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ये प्रोसीजर कैसा होता है? आर्टिकल 342 क्या प्रोसीजर देता है? ये कहता है, देखिएगा, प्रेसिडेंट, ओके, ओके, ही विल कंसल्ट whom he or she will consult whom? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब यहां गवर्नर स्टेट के हो सकते हैं। ओके, सो प्रेसिडेंट बाय कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नर और गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट कैन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ओके, तो ये काम किसका है? प्रेसिडेंट एक ऑर्डर अपनी इशू करेंगे। वो ऑर्डर इशू करने से पहले प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर, ओके, और फिर उस पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो भी शेड्यूल ट्राइब्स होगी उसकी एक लिस्ट जो है प्रेसिडेंट यहां इशू कर देंगे। तो आपको फिर वो लिस्ट मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट होगी। ओके, ये फर्स्ट हुआ। तो ऐसे हर स्टेट के लिए वैसे शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग लिस्ट जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑलरेडी इशू हो चुकी है। 1950 से ये हो रहा है। ओके, अब चलो, लिस्ट तो ऑलरेडी हो चुकी है और उन ट्राइब्स को हम कहेंगे शेड्यूल ट्राइब है। व्हाट इफ देयर इज न्यू ट्राइब नाउ? लेट्स से अगर मैती कम्युनिटी है और अगर इस मैती कम्युनिटी को अब शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड करना है। पहले तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया ना, कर लिया, ये सब कुछ ऑर्डर्स हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 342 कहता है। तो आगे अगर किसी को इंक्लूड करना है या इस लिस्ट से किसी को एक्सक्लूड करना है तो फिर क्या होगा? ओके, फॉर दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? फर्दर आफ्टर द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, again agar some kind of tribe is to be included in that or excluded from that order, then that can be done only by parliament and that too by making a law. तो अगर अब मैती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लिस्ट करना है, ओके, तो पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट विल सेंड अ प्रपोजल, पार्लियामेंट विल मेक अ लॉ एंड देन दिस विल बी इंक्लूडेड इनटू द एसटी लिस्ट। ओके, सो फर्स्ट इंस्टेंस में ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी ये यूज किया है और ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के लिए, ऑलमोस्ट नॉट ऑल स्टेट्स के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू हो चुके हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट बन चुकी है। सेकंड यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर फिर से इंक्लूड करना है तो फिर वो पार्लियामेंट के पास पावर होता है। आर्टिकल 342 गिव्स दिस प्रोसीजर फॉर द शेड्यूल ट्राइब एंड सेम सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर इज गिवन अंडर आर्टिकल 341 फॉर द शेड्यूल कास्ट। देखो, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है। ओके, अब यहां मैंने और एक चीज आपको बताई कि प्रेसिडेंट विल मेक लिस्ट, दिस लिस्ट फॉर स्टेट एंड यूटी। इसका मतलब क्या है कि यहां ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हर स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की सेपरेट, अलग हम कह सकते हैं शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट बनेगी। मतलब ये ऑल इंडिया लिस्ट नहीं होता है, स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज शेड्यूल ट्राइब्स का लिस्ट होता है। तो एक स्टेट में अगर कोई कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब के अंडर है तो शायद तो दूसरे स्टेट में नहीं होगी सेम कम्युनिटी। ओके, तो स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज ये लिस्ट बनता है। सेम इज फॉर द शेड्यूल कास्ट आल्सो, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सेकंड थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है शेड्यूल ट्राइब्स को डिक्लेयर करने का। कोई क्राइटेरिया नहीं कि किसको शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करना है। ओके, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। हाँ, कुछ ऐसे कमीशन है गवर्नमेंट के, अर्लियर कमीशन है, फॉर एग्जांपल केलकर कमीशन वाज देयर, ओके, फिर उसके बाद लोकुर कमिटी वाज देयर, फिर ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाज देयर ऑफ 1960, जिसको चंदा कमेटी कहा जाता है। ओके, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन है। तो ऐसे मल्टीपल कमीशन से उनके थ्रू कुछ क्राइटेरियाज हमने लाए हैं। वो फिक्स कुछ क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने प्रिमिटिव ट्रेड्स है उस ट्राइब में, डिस्टिंक्टिव कल्चर है क्या, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है क्या उनका, ओके, बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, ऐसे कुछ कुछ चीजें बस देखी जाती है। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज लिस्ट होती है। तो ऐसे कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जहां एक भी शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर नहीं किया गया है। रिमेंबर दैट देयर आर सर्टेन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज
वेयर नो शेड्यूल्ड ट्राइब हैज बीन डिक्लेयर्ड। वो कहा है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, ये दोनों याद रखना नेबरिंग स्टेट्स। फिर उसमें की इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुदुचेरी, 3 यूनियन टेरिटरीज और 2 स्टेट्स। ओके, जहां शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर नहीं किया गया है। रिमेंबर दिस थिंग्स, इंपॉर्टेंट है काफी। ओके, 342 is the article for the declaration of scheduled tribes and article 341 is for the declaration of the scheduled caste। दोनों में प्रोसीजर इससे, ओके, दोनों भी स्टेट वाइज यहां डिक्लेरेशन होता है, रिमेंबर दैट। चलिए, अब नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं इकोनॉमी के रिगार्डिंग, जीएस3 के रिगार्डिंग, दैट इज इंडियन बैंक्स असेट क्वालिटी इंप्रूव टू द डिकेडल हाई। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट ने क्या कहा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम की पोजीशन अब काफी अच्छी हो चुकी है। ओके, एनपीए जो है या जिनको हम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है ये काफी कम हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 साल में सबसे कम आज हमें नॉन परफॉर्मिंग असेट का यहाँ परफॉर्मेंस दिखता है। दैट इज इनफैक्ट अ गुड थिंग फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो क्या क्या इस रिपोर्ट में दिया गया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का, एज पर द आरबीआई रिपोर्ट। ओके, आरबीआई का एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ओके, और ये क्या कह रहा है कि रिसेंट जो क्वार्टर है हमारा, okay, इसमें जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है बैंकिंग सिस्टम की, शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, ये लास्ट डिकेड में सबसे कम है। ओके, और कितना है, जो सितंबर में हमारा एंड हुआ क्वार्टर 2023 में, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट ऑफ ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज 3.2% ओनली। ओके, याद रखना एक टाइम पे ये रेशियो ऑलमोस्ट 9% तक था। ओके, फॉर सर्टन बैंक इट वाज ऑलमोस्ट 15% ऑल्सो, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट बैंक्स। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी 13%, 14% ऐसे इनके एनपीएस थे कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले भी अगर देखा जाए तो। ओके, बट बिकॉज ऑफ द बेटर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द रिकवरी ऑफ सर्टन लोन्स ऑल्सो। ओके, अब हमें दिखता है कि लास्ट क्वार्टर में नॉन परफॉर्मिंग असेट 3.2% ऑफ टोटल लोन्स बन चुका है, विच इज वेरी लो नाउ। ओके, एंड विच इज गुड फॉर इंडिया, ये काफी अच्छी बात है यहाँ पे। दूसरी चीज है, ओके, दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ओवरऑल अगर बैंक का ग्रोथ रेट देखा जाए, ओके, तो 2022-23 में ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट जो है हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का स्पेशली, ये 12.2% था। ये भी लास्ट 9 ईयर्स में हाईएस्ट है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज। एनपीए भी रिड्यूस हो चुकी है, और दूसरा जो है ओवरऑल हमारा बैंक का ग्रोथ रेट जो है ये भी लास्ट ईयर में हमें दिखता है कि 12.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट दिखा है बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने, एक्सक्लूडिंग द रूरल बैंक्स। ओके, किस वजह से हुआ, बिकॉज लेंडिंग रेट्स आर हायर नाउ, सो दे आर गेटिंग बेटर प्रॉफिट्स। प्रोविजनिंग जो है बैंक को एनपीएस के लिए वो कम करना पड़ रहा है। ओके, सो इस वजह से उनका प्रॉफिट जो है ओवरऑल बढ़ रहा है यहाँ पे, दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, इसी के साथ साथ जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो होता है, कैपिटल टू वेटेड रिस्क एसेट रेशो जो होता है, ये भी ऑलमोस्ट 16.8% अब बैंक का था सितंबर 2023 में। ओके, फाइन, एंड इवन दैट इज गुड नाउ, क्योंकि अब और इसमें भी कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो जो होता है, इसमें भी जो टीयर 1 कैपिटल है, ओके, इस टीयर 1 कैपिटल के जो भी कंप्लायंस बैंक ने करना चाहिए, ये सारी बैंक अब कर रही है। ये क्या होता है टीयर 1 कैपिटल, नाउ विल डिस्कस दैट, लेकिन इसमें ये टीयर 1 कैपिटल का भी सारा कंप्लायंस एक्चुअली हो रहा है। ओके, फाइन। इसी तरह से कई एनबीएफसी जो है, दे हैव आल्सो एक्सपांडेड ऑलमोस्ट एट 15% इन 2022-23। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। अब इसमें थोड़ी कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस की थी उसको डिस्कस कर लेते कि सर अब जनरली एनपीएस देखो, सबको पता है जनरली एनपीएस क्या होता है, ओके, कि नॉन परफॉर्म एसेट क्या होता है, एंड देन 3 मंथ्स इंटरेस्ट रेट एंड ऑल दिस, यू नो दैट। ओके, बट ये दो टर्म में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीए, इसमें क्या फर्क होता है सर। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए बेसिकली होता है ऑल अनपेड लोन ऑफ बैंक्स। ओके, या फिर वी कैन से ऑल द एनपीए ऑफ बैंक्स, जितनी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक की होती है, जितना भी अनपेड लोन होता है बैंक्स का, ओके, इसको हम ग्रॉस एनपीए कहते थे। ये एक आप कह सकते हो अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर सारी बैड लोन जो है बैंक्स के, अनपेड लोन जो है बैंक्स के, आ जाते हैं। सारी एनपीए मतलब सारी टाइप की एनपीए जो है बैंक की इस ग्रॉस एनपीए में आ जाती है। ओके, अब ये हुआ ग्रॉस एनपीए। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है नेट एनपीए। नेट एनपीए मतलब क्या होता है, ग्रॉस एनपीए
नॉन परफॉर्मिंग असेट माइनस प्रोविजनिंग डन बाय द बैंक, माइनस द प्रोविजन डन बाय द बैंक। प्रोविजन डन बाय द बैंक मतलब क्या होता है कि देखो बैंक को पता होता है कि मतलब है कि उनका असेसमेंट होता है कि बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ओके उनकी कुछ पर्टिकुलर एनपीएस होने वाला है। ओके इनका कुछ ना कुछ ऐसा ग्रॉस एनपीएस होगा। ओके तो उसके लिए वो सेपरेट कुछ अपना पैसा जो है बैंक का प्रॉफिट से सेपरेट जो अपना पैसा कुछ है दे विल सेट असाइड दैट मनी, उसको प्रोविजन कहा जाता है। ओके सेपरेटली दे विल सेट असाइड सम मनी क्योंकि उनको पता है कि इस पर्टिकुलर एनपीएस की वजह से कुछ ना कुछ तो उनका लॉस होने वाला है दिखेगा। ओके सो उस एनपीएस के लिए सेपरेट कुछ अपने प्रॉफिट से पैसा जो है सेपरेट यहां सेट असाइड करते हैं, उसको प्रोविजन कहा जाता है। ओके तो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन इज द नेट एनपीए। इसका मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल कोई बैंक है और बैंक का ग्रॉस एनपीए जो है इन ईयर इज 1000 करोड़। ओके ओके अब बैंक को पता है कि ऐसे कोई एनपीए होने वाला है तो बैंक क्या करती है अपने खुद के प्रॉफिट्स के थ्रू कुछ सेपरेट पैसा रखता है, लेट से 100 करोड़ उसने एज अ प्रोविजन रख दिया। ओके अब ग्रॉस एनपीए 1000 करोड़ हो गए। अब ऐसा हुआ कि यहां पे ओके नाउ व्हाट हैपेंड कि इस ग्रॉस एनपीए 1000 करोड़ को वसूल करने का भी बैंक ट्राई करेगा, उसको रिकवर करने का भी बैंक ट्राई करेगा जिनको लेंड किया उसके थ्रू। तो ऐसा हुआ कि उस साल में इससे बस 850 करोड़ रुपीज है जो रिकवर होगा। ग्रॉस एनपीए 1000 करोड़ था बट बाय द एंड ऑफ ईयर दे कुड रिकवर ओनली 850 करोड़ रुपीज। तो अब उनके पास कितने बचे, कितना आज भी आउटस्टैंडिंग लोन उनका बचा, दैट इज 150 करोड़ रुपीज। ओके अब 150 करोड़ रुपीज में से ऑलरेडी उन्होंने 100 करोड़ रुपीज सेपरेट रखा था प्रोविजन, कि उनको लगा था कि इतना लॉस होने वाला है तो 100 करोड़ रुपीज तक हम सेपरेट जो है प्रोविजन रख देते हैं। तो अपना पैसा जो है 100 करोड़ रुपीज वो फिर एज अपने बैंक बैलेंस शीट में दिखा देते कि अपने जो प्रॉफिट है उन्होंने इसमें ये ऐड कर दिए कुछ पैसे। तो ये 150 करोड़ रुपीज माइनस 100 करोड़ 50 करोड़ ये हुआ आपका नेट एनपीए। ओके सो नेट एनपीए बेसिकली क्या होता है, ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन। सो ग्रॉस एनपीए उसके बाद जितना रिकवर हुआ ठीक है। ओके उसके बाद जो बचता है पैसा उसमें से फिर बैंक को खुद के पैसे से कुछ प्रोविजन करना पड़ता है उसका। तो लेट से बैंक ने 100 करोड़ कर दिया तो अब बचा जो है 50 करोड़, ये बैंक का नेट एनपीए यहाँ पे होता है। ओके तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ ग्रॉस एनपीएस की कर रहे हैं तो ग्रॉस एनपीए बैंक के काफी अब कम हो चुके हैं। ओके दूसरा जो हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये भी बैंक्स का जो है काफी अब आप कह सकते हो यहां अच्छा हो चुका है। ओके तो व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ अ बैंक, बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक टू द रिस्क वेटेड एसेट। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है कि इट इज रेशियो ऑफ सर्टेन कैपिटल ऑफ द बैंक टू द रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट मतलब क्या, असेट मतलब क्या है यहाँ पे, असेट मतलब होता है लोन। ओके तो बैंक जो भी लोन देती है ओके उसको रिस्क के उसके रिस्क के अकॉर्डिंग कुछ वेटेज दिया जाता है। बैंक की जो असेट्स होती है मतलब लोन होती है उसके रिस्क के अकॉर्डिंग उनको कुछ वेटेज दिया जाए। फॉर एग्जांपल होम लोन है तो उसमें कम रिस्क होता है, मे बी कार लोन में थोड़ा ज्यादा रिस्क हो सकता है। ओके मे बी किसी बिजनेस को लिए दिए जाने लोन में और ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो उस रिस्क के हिसाब से उस पर्टिकुलर हर लोन को वेट दिया जाता है। ओके तो ये होती है टोटल रिस्क वेटेड असेट्स। ओके ओके तो कैपिटल ऑफ द बैंक, और कैपिटल में भी उसमें दो कैपिटल्स होती है, टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। सो टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल ये दोनों मिला के होती है टोटल कैपिटल ऑफ द बैंक। ओके और डिनोमिनेटर में होगा रिस्क वेटेड असेट्स, इसको कहा जाता है सीआर। ओके तो ये सीआर भी अब बैंक्स का काफी इंप्रूव हो चुका है। और उसमें भी अगर आप न्यूज में मैंने आपको बताया था कि टीयर 1 कैपिटल जो है ओके इसमें बैंक सारी ऑलमोस्ट अब कंप्लाई कर रही है। टीयर 1 कैपिटल मतलब क्या कि जो बेसल नॉर्म्स है, बेसल 3 नॉर्म्स क्या कहती है ओके तो बेसल 3 नॉर्म्स बेसिकली कहते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर सीआर होना चाहिए, कैपिटल टू एडिक्वेसी रेशियो एक्चुअली होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, 9% 10% फॉर एग्जांपल इससे ज्यादा होना चाहिए। ओके अब सीआर के अंडर भी टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल होता है। ओके और फिर रिस्क वेटेड एसेट होता है। और इस टीयर 1 कैपिटल के अंडर भी T1 एंड T2 दो कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखना। कैपिटल में भी टीयर 1 टीयर 2 कंपोनेंट होते हैं और उसमें भी टीयर 1 में T1 प्लस T2 दो कंपोनेंट होते हैं। ओके फाइन तो T1 कंपोनेंट मतलब कौन सा होता है, ऐसी कैपिटल होती है बैंक की कि जो बैंक यूज कर सकता है इन केस ऑफ लॉस। ओके सो दिस इज दैट कैपिटल ऑफ द बैंक विच बैंक कैन यूज इन केस ऑफ लॉसेस विदाउट शटिंग डाउन इट्स ऑपरेशन उसका वैसे ही चलता रहेगा, लॉस भी हुआ तो बिकॉज उसके पास सेपरेट कैपिटल का प्रोविजन है तो उसको यूज कर सकता है। ओके इसमें जनरली होता है टीयर 1 कैपिटल में शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोज रिजर्व, जो भी शेयर्स होते हैं बैंक के डिस्क्लोज रिजर्व होते हैं ये इसमें होता है। ओके फाइन तो
इस टीयर 1 कैपिटल में भी मैंने आपको कहा कि कॉमन इक्विटी T1 होता है, वो जनरली बैंक को 4.5% रखना होता है, और एडिशनल T1 होता है जनरली बैंक को 1.5% रखना होता है। ओके, ये T1 का कंपोनेंट हुआ। T2 का कंपोनेंट जो होता है ये अराउंड 2% होता है। ओके, T2 भी T1 जैसे ही होता है, बट इसमें बस इसमें मैच्योरिटी होती है। ओके, 5 इयर्स की कम से कम जो है बैंक की जो भी कैपिटल होती है उसकी मैच्योरिटी होती है। ओके फाइन, तो ऐसे दो यहाँ पे T1 T2 होता है। अभी मैं इसको काफी डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, नहीं तो हमारा क्लास कंप्लीट यहाँ इकोनॉमी का हो जाएगा, बट आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस एज अ स्टैटिक पार्ट, तो मैंने बस यहाँ आपका रिवीजन इसका करवाया। ओके फाइन, तो बैंक का अगर आप देखा जाए तो ये कॉमन इक्विटी टीयर 1 है। अभी न्यूज जो दिखा रहा है कि हमारा सीआर भी अच्छा हो चुका है, और सीआर के अंडर भी सब कैपिटल है CET1, जिसको भी ऑलमोस्ट सारी बैंक जो है ये यहाँ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कंप्लाई कर रही है। ओके फाइन, अब आपके लिए मैं 2 क्वेश्चंस यहां लाया हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीलिम्स के, इजी है ओके, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ओके, तो आपकी स्टैटिक कुछ पार्ट के कॉन्सेप्ट चेक करता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ओके, टेक 20 seconds एंड आंसर। ओके, लेट्स टेक अ पॉज ऑफ 20 seconds एंड यू कैन आंसर दिस। कमेंट सेक्शन में आंसर करते वक्त Q1 और उसके आगे उसका आंसर है वो कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको लगता है Q1 का आंसर A है या Q1 का आंसर B है, जो भी आपको लगता है। ओके, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए Q2 रखना और फिर आगे आंसर देना। ओके फाइन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया? एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। क्या आंसर है इसका? ऑफकोर्स डिपॉजिट्स। ओके, तो डिपॉजिट जो है ये बैंक में आप जो डिपॉजिट रखते हो बैंक की लायबिलिटी होती है, असेट नहीं होता है। व्हाई इट इज लायबिलिटी फॉर बैंक? बिकॉज बैंक इज सपोज टू गिव इट बैक टू यू, आपने जो डिपॉजिट रखा है उसको। ओके चलो, सिंपल बेसिक है, आंसर यहाँ पे बी होगा। अब Q2 का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के रिगार्डिंग है, अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इट इज। ओके, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स to offset any loss that bank incur if account holders fail to repay dues. Okay, and CAR is decided by each individual bank. मतलब हर एक बैंक अपना अपना CAR डिसाइड करती है। SBI का अपना CAR अलग होगा, लेट्स से 12% है, ICICI ने रखा है कि अपना 11% है। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? ओके, कौन सा करेक्ट है इसमें? अगेन गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो फर्स्ट यहां जो स्टेटमेंट है, CAR is the amount that banks have to maintain from their own funds to offset any loss. Is that correct? Yes. अगर बैंक में लॉस होता है तो उस लॉस को ऑफसेट करने के लिए कुछ अमाउंट कैपिटल के बैंक के पास होनी चाहिए, दैट इज CAR. इट इज डिसाइडेड बाय इट इंडिविजुअल बैंक? नो, इट इज डिसाइडेड बाय ऑफ कोर्स RBI, सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, तो इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ए। ओके चलो, ए विल बी द आंसर ओवर हियर। और लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर जो था दैट वाज बी। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, और इंटरेस्टिंग है, दैट इज SLIM मिशन, स्लिम मिशन ऑफ जापान। ओके, तो जापान का ये जो स्पेस क्राफ्ट है, दिस स्पेस क्राफ्ट ऑफ जापान नाउ हैज एंटर्ड इनटू द लूनर ऑर्बिट। मून के ऑर्बिट में इसने एंटर किया है, तो उसके रिगार्डिंग एक एक्सप्लेनर टेक्स्ट सेक्शन में द हिंदू के है, सो लेट्स डिस्कस ओवर हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्लिम मिशन ओवर हियर? ये SLIM मिशन ऑफ जापान, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, इसको कहा जाता है। ये जापान का एक स्पेस क्राफ्ट है, तो नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये क्या करना चाहता है? मून के सरफेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। तो जैसे हमारा चंद्रयान मिशन है, जैसे हमारा चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ था, तो ये चंद्रयान मिशन जैसा ही ये एक्चुअली एक स्मार्ट लैंडर है। ओके, इसी तरीके से एक स्लिम एक स्पेसक्राफ्ट है, जापान का है बस। ओके, सो इट इज अ प्रोजेक्ट दैट इज लॉन्च्ड बाय द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। टोटल इस स्पेसक्राफ्ट का वेट है 590 kg। अब सर आप व्हाई एम आई टेलिंग यू वेट ओवर हियर? क्योंकि ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसके। 590 kg इसका वेट है, ये काफी बड़ी विशेषता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसका वेट था 3900 kg। ओके, तो ऑलमोस्ट 1/7 इसका वेट है जापान के स्पेसक्राफ्ट का। हालांकि क्यों ऐसा वेट कम है, विल डिस्कस दैट, लेकिन उसमें एक रीजन ये भी है कि इंडियन जो मून का जो चंद्रयान जो है उसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी थोड़े हेवियर थे। ओके, लार्जर इंस्ट्रूमेंट उसने कैरी किए थे, ये इंस्ट्रूमेंट जो है स्मॉलर कैरी कर रहा है, जापान का स्लिम है। ओके, और भी उसका कुछ रीजन है, विल डिस्कस दैट। ओके,
दूसरा है इस जापान की इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट के एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जनरेशन एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप भी है। ओके, एक्सर आईएसएम जिसको कहा जाता है, एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर स्पेस टेलीस्कोप के वजह से ही जापान को ये मिशन लॉन्च करने में थोड़ी देरी हो गई थी, बिकॉज उनको ये स्पेस टेलीस्कोप भी उसके साथ लेके जाना था। ठीक है, और ऑफकोर्स ये 25 दिसंबर अभी रिसेंटली मून के इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसने यहां एंट्री की है। ओके, एक काफी इंपॉर्टेंट यहां फीचर इस पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा ओके, कि स्लिम इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट का, कि इसका वेट कम है, और वेट कम करने और चंद्रयान से तो काफी वेट कम है इसका। एक रीजन उसका क्या है कि ऑफकोर्स इसमें इंस्ट्रूमेंट्स है वो लाइटर है, कम है। ओके, और दूसरा है कि द फ्यूल दैट इज कैरिंग इट इज ऑल्सो वेरी लेस। ओके, कंपेयर टू चंद्रयान 3, ये जो फ्यूल अपने साथ कैरी कर रहा है ये भी काफी कम है इसका। क्यों फ्यूल इस अपने साथ कैरी कर रहा है ये कम है इसका? बिकॉज ये जो रूट फॉलो करता है, ओके फाइन, और ये पर्टिकुलर रूट जो फॉलो करता है ये वीक बाउंड्री स्टेबिलिटी थ्योरी के बेसिस पे एक रूट फॉलो करता है। ओके, और याद रखना यहां हमारा जो मिशन था चंद्रयान 3, ओके, इसने जो रूट फॉलो किया था दैट वाज ह्यूमन ट्रांसपोर्ट ऑर्बिट रूट फॉलो किया था। इसको बस थोड़ा सा याद रखना, मैं आगे इसको समझाता हूं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो पॉइंट हियर इज कि स्लिम एक्चुअली कैरीज मच लेस फ्यूल, तो इसका वेट भी कम है। ओके, और हमारा जो चंद्रयान 3 तो इट हैड एक्चुअली हैड दिस पर्टिकुलर रूट दैट फॉलोड, दैट इज ह्यूमन ट्रांसपोर्ट ऑर्बिट। ओके फाइन, और ये फ्यूल ज्यादा कैरी करता है। ओके, तो जापान का जो यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट है ये फ्यूल थ्रिफ्टी स्पेसक्राफ्ट है, मतलब ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, उसको फ्यूल की काफी कम जरूरत है। इंडिया का एक्चुअली ज्यादा फ्यूल लेता है, और उसका एक रीजन होता है द वे द रूट दैट दे एक्चुअली फॉलो। ओके, लेकिन इसमें और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखिएगा, इंडियन चंद्रयान 3 रिच्ड रिच्ड ऑर्बिट वेरी अर्ली। इंडिया का जो चंद्रयान 3 है, ओके, आप कह सकते हो कि ये काफी ऑर्बिट में फास्ट पहुंचा है रादर देन दी जापान दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो जापान की इसमें उससे ज्यादा टाइम लिया है क्योंकि वो थोड़ा लॉन्गर रूट यहां फॉलो कर रहा है। ओके, लेकिन फ्यूल एफिशिएंट है। देखिएगा कैसा है ये पर्टिकुलर चीज, देखिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ दिस प्रोसीजर विल हैपन। ओके, ये जापान का स्लिम है व्हेन इट वाज लॉन्च फ्रॉम अर्थ। ओके, तो इट स्वंग अराउंड अर्थ मल्टीपल टाइम्स एंड देन इट गेट लॉन्च्ड इनटू द मून ऑर्बिट। ओके, तो प्रोसीजर कैसी होती है कि दे लॉन्च इट फ्रॉम द अर्थ, और ये फिर ऐसे स्विंग करता है अर्थ के अराउंड, अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड। ओके, एंड देन इट गेट्स लॉन्च्ड। ओके, तो ऐसा स्विंग क्यों किया जाता है? व्हाई दिस स्विंग हैपेंस? ओके, इट हैपेंस इन ऑर्डर टू क्रिएट इनफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, इनफ काइनेटिक एनर्जी सो दैट दे गेट लॉन्च टू द मून ऑर्बिट। तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करने के लिए पहले इस तरीके से स्विंग किया जाता है। ओके, सो दैट इज वन एस्पेक्ट ओवर हियर। तो ये प्रोसीजर स्लिम में भी हुआ है, एंड सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंड इन दी इंडियाज चंद्रयान 3 आल्सो। चंद्रयान 3 का भी ऐसा स्विंग किया गया था सो दैट इट गेट्स लॉन्च इन द मून ऑर्बिट। तो ये दोनों में ये पर्टिकुलर चीज सेम है, बट इसके आगे का रूट थोड़ा अलग है। इसके आगे का रूट क्या है? इसके आगे का रूट जैसे ही इंडिया का स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में पहुंचता है चंद्रयान 3, ओके, तो मून के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसको स्लो डाउन किया गया वहां पे। So we can say brakes were applied to the Chandrayaan 3 that time when it reached into the moon orbit. Why? So that ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये स्लो डाउन होगा, और स्लो डाउन होने के बाद मून की जो विकर ग्रेविटी होती है, ये मून की विकर ग्रेविटी उसको कैप्चर करेगी। मून की ग्रेविटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अगर काफी ज्यादा स्पीड आप रखोगे तो ग्रेविटी उसको कैप्चर नहीं कर पाएगी उसको मून की। तो विकर ग्रेविटी उसको कैप्चर कर पाए, इसलिए मून इंडिया के चंद्रयान 3 को स्लो डाउन किया गया, ब्रेक्स अप्लाई किए गए, और इस ब्रेक्स एप्लीकेशन के वजह से ही जो है वो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करता है। फ्यूल कंजम्पशन जो है उसका यहाँ पे ज्यादा होता है। ओके फाइन, सो दैट्स ए इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए इसको कहा जाता है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट ऑर्बिट, जो है चंद्रयान 3 ने यूज किया तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट ऑर्बिट। उसी तरीके से जापान का थोड़ा अलग है इसमें। जापान का जो स्लिम है जैसे ही मून के ऑर्बिट में पहुंचता है, सो दे वोंट स्लो इट डाउन। ओके, तो उसका स्लो डाउन नहीं किया जाता है। ओके, तो वह चंद्रयान की ग्रेविटी इनफैक्ट एस्केप करता है। ओके, सो दे विल अलो कि चंद्रयान की ग्रेविटी एस्केप कर जाए, और इसलिए अब देखना ये मून से कई और ही एक्चुअली डीप स्पेस में चला जाता है। यू सी दिस। ओके, so यहाँ whenever this particular slim will be launched in the orbit, it will not slow down, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, वहां अर्थ के मतलब सन मून ये सारे जो फोर्सेस है वहां उस पर काम करेंगे, डिफ्लेक्ट होगा,
और ये लार्जर कहीं ऐसा लॉन्च किया जाएगा डीप इनटू दी स्पेस, और फिर इस तरीके से यहाँ लार्जर रूट लेके यहाँ ये मून तक पहुंचता है, बिकॉज इट टेक्स लार्जर रूट टुवर्ड्स द मून। ओके, तो इसको ज्यादा ड्यूरेशन लगता है मून तक पहुंचने में। ओके, और इंडियन स्पेसक्राफ्ट को कम ड्यूरेशन लगेगा, बट बिकॉज इंडियन स्पेसक्राफ्ट स्लोज डाउन, ओके, इसी के साथ साथ स्लो डाउन करता है, उसके साथ साथ उसका वेट भी ज्यादा है तो वो ज्यादा फ्यूल यूज करता है। ओके, तो ये इसमें रीजन होते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, मून जो स्लिम जो है, जापान का जो स्पेसक्राफ्ट है मून का, इसको मून स्नाइपर भी कहा जाता है। मून स्नाइपर क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स पॉसिबल एक्यूरेसी ऑफ लैंडिंग। ओके, स्नाइपर्स आपको पता है, आपने मूवीज में देखे होंगे, स्नाइपर्स होते हैं आर्मी में। ओके, एंड दिस स्नाइपर्स काफी एक्यूरेसी से काफी दूर से शूट करते हैं, लेकिन उस वजह से किसी की भी डेथ हो सकती है। ओके, सो दे विल ऑलवेज हिट द बुल्स आई फ्रॉम वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, यू कैन से। सो काफी सारे ऐसे फेमस मूवीज भी है, अमेरिकन स्नाइपर, बाकी ऐसी मूवीज, ओके, जिसमें स्नाइपर का रोल दिखाया गया है, उसी तो एक्यूरेसी की वजह से। तो इसलिए इस स्लिम को भी मून स्नाइपर कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ये जहां लैंड करने का प्लान है, जिस जगह पे इसको लैंड करने का प्लान है मून पे, ओके, ऐसा कहा जाता है कि जब ये लैंड करेगा तो 100 मीटर्स रेंज में ही ये लैंड करेगा उसके। ओके, लेट्स से दिस इज द प्लेस वेयर दे आर सपोज टू लैंड दिस। ओके, सो विद इन 100 किलोमीटर ऑफ दिस, सॉरी, विद इन 100 मीटर ऑफ दिस, नॉट किलोमीटर, 100 मीटर ऑफ दिस विल गेट लॉन्च्ड। ओके, तो शायद सबसे ज्यादा प्रिसीजन इसका हो सकता है ऐसा। फाइन, तो जैसे अगर इंडिया का देखा जाए, तो इंडिया का जो हमारा विक्रम लैंडर है चंद्रयान-3 का, ओके, तो चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर जो है, इसको काफी बड़ी रेंज दी गई थी। ओके, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर वाइड और 4 किलोमीटर ऐसे कि इस रेंज में ये कहीं भी लैंड करेगा। ओके, तो उनका जो जहां उनको लगा था कि जहां ये लैंड करने वाला है, उसके अराउंड 350 मीटर्स अवे इट लैंडेड। तो उसको काफी बड़ा स्पेस भी दिया गया था कि इसमें कहीं भी ये लैंड कर सकता है, लेकिन एक पॉसिबल स्पेस रखी गई थी कि लेट्स से हियर इट विल लैंड, लेकिन उससे भी 350 मीटर वाइडर कहीं ये लैंड हुआ था। ओके, लेकिन इसका कंप्लीट 100 मीटर में ही, अराउंड में ही सब लैंड होगा, इस तरीके से प्रिसीजन उसको दिया गया है। ओके, अभी तक सबसे प्रिसीजन से लैंड होने वाला वो है चाइना चैंग 3, सबसे प्रिसीजन से ये लैंड हुआ था। ओके, जिसका जो स्पॉट था, डिजिग्नेटेड स्पॉट, उससे 89 मीटर में ही ये एक्चुअली कहीं ना कहीं लैंड हो चुका था। ओके, फाइन, जैसे नासा का क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी रोवर हैड लैंडेड ऑलमोस्ट 2.4 किलोमीटर अवे, तो नासा का क्यूरियोसिटी 2.4 किलोमीटर अवे लैंड हुआ था मून पे। ओके, फाइन, चैंग 3 लेकिन काफी एक्यूरेसी से अभी तक लैंड हुआ है सबसे, तो जापान का कहा जा सकता है अगर लैंडिंग होगा तो शायद सबसे एक्यूरेट लैंडिंग उनका हो सकता है। ओके, अब इसका इंडिया को क्या फायदा है? स्लिम मिशन का है फायदा। क्यों? बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट लूनार मिशन है इंडिया का, ओके, दैट इज कॉल्ड द लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लुपेक्स मिशन जिसको कहा जाता है, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट द चंद्रयान 4। तो हमारा जो चंद्रयान 4 होने वाला है, या लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होने वाला है, ये जापान का और इंडिया का ज्वाइंट एंटरप्राइज है। ओके, सो लुपेक्स या चंद्रयान 4 ज्वाइंट मिशन है जापान और इंडिया, और इसमें स्पेशली जापान का जो नेविगेशन का टेक्नोलॉजी है, जो लैंडिंग का टेक्नोलॉजी है, ये इसमें हमें काफी मदद करेगा। ओके, और आपको सी जापान की सारी टेक्नोलॉजी जो होगी नेविगेशन के रिगार्डिंग, एक्यूरेट लैंडिंग के रिगार्डिंग, ये कहाँ टेस्ट होगी? ये सारी एसएलआईएम में ही अब टेस्ट होने वाला है। अगर यहाँ सक्सेसफुल लैंडिंग होता है जापान का, ओके, सब कुछ होता है, तो ऑफकोर्स इसका फायदा हमें हमारे ज्वाइंट मिशन में लुपेक्स में आगे मिलेगा। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ डिस्कस की है। सो प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर, कि कौन से ऑर्बिट के थ्रू, ट्रांसफर ऑर्बिट के थ्रू इंडिया का लॉन्च हुआ है, कौन से थ्योरी के थ्रू, ये जो वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी है उसके थ्रू एक्चुअली जापान का लॉन्च हुआ है। ओके, फाइन, ये एसएलआईएम है, क्यूरियोसिटी के किसका है? नासा का है। ठीक है, चैंगजो है, दैट इज चाइना का है। तो ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट स्पेसक्राफ्ट के बारे में हमने इस एक ही आर्टिकल के थ्रू डिस्कस किया, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिस आर्टिकल। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, दैट इज मेकिंग हेल्थ आवर टॉप प्रायोरिटी। स्मॉल आर्टिकल है, बस इसमें सिटीजन क्या कर सकते हैं इंडिया की हेल्थ सिस्टम अच्छा करने के लिए, इसको डिस्कस किया है। ओके, देखिएगा, दिस आर्टिकल मेनली फोकसेस ऑन द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है उस पर यह आर्टिकल जनरली फोकस करता है। ओके, तो व्हाट ऑथर सेज इज ऑलरेडी कम्युनिकेबल डिसीजेस का, जैसे कोविड-19 इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, एक नॉर्मल फ्लू होता है, बाकी ऐसे कितने सारे डिसीजेस होते हैं जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं। ओके, या टीबी है जैसे कम्युनिकेबल डिसीज है। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो उस पर काफी ध्यान हमारा होता है, और कम्युनिकेबल डिसीजेस
ये बर्डन हमारे लिए क्रिएट करता है। बट रिसेंट ईयर में हमें ये दिख रहा है कि काफी सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, ओके, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, मतलब हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस होते हैं, ओके, जो नॉन कम्युनिकेबल है, बट दे आर क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट हेल्थ बर्डन ऑन इंडिया, ओके। डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है इनविजिबल नंबर्स, और ये क्या कहता है कि 2019 में ऑलमोस्ट 66% डेथ जो इंडिया में हुई थी ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से हुआ। तो दिस इज an alarming thing from us, okay. Invisible numbers staggering कहता है कि 66% deaths they had happened from this particular non communicable diseases, okay. इंडिया का एक डुबियस डिस्टिंक्शन है, डुबियस टाइटल इंडिया को दिया गया है, क्या, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, फाइन। तो ऑलमोस्ट 101 मिलियन डायबिटिक के पेशेंट है इंडिया में, डायबिटीज के पेशेंट्स है, ओके, फाइन। एज 30 के ऊपर, ओके, जिनकी डेथ होती है उसमें से 22% ऑलमोस्ट डेथ जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से इंडिया में हो रहा है, फाइन। तो ये काफी कंसर्निंग चीज इंडिया के लिए है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सारी फैक्ट्स जो है ये आपको एक मेंस आंसर राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ओके। और इंडिया तो कहता है कि हमें 5 ट्रिलियन, अब हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी भी बन चुके हैं वर्ल्ड की, और हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है बाय 2027, और इतना हेल्थ बर्डन होगा तो काफी चैलेंजेस उसमें क्रिएट होते हैं, और गवर्नमेंट काफी सारे प्रोग्राम्स इसके लिए ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। फॉर एग्जांपल वी हैव नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, ओके। डायबिटीज के रिगार्डिंग हमारे कितने सारे प्रोग्राम्स है, ओके। फिर मतलब कितने सारे नेशनल प्रोग्राम्स है हमारे डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिसीज कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रोक्स कंट्रोल करने के लिए, सेपरेट प्रोग्राम इसके रिगार्डिंग लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। 75-25 इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है, ओके। ये सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली ऑथर कहते हैं कि गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सिटीजन्स की भी है, इंडिविजुअल्स की भी है, कि इंडिविजुअल्स खुद अपने हेल्थ की कुछ केयर करें, खुद कुछ ऐसे डिसिप्लिन रखे ताकि ये डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है इसका प्रिवलेंस इंडिया में कम हो। क्या कर सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल वी कैन इंटीग्रेट मोर नेचुरल मूवमेंट इन आवर डेली लिव्स। हमारे डेली लिव्स में इंस्टेड ऑफ जो हमारी सेडेंटरी लिव्स अब हो चुकी है, इसमें नेचुरल मूवमेंट हमने ज्यादा इंटीग्रेट करनी चाहिए। कैसे? लाइक इंस्टेड ऑफ टेकिंग व्हीकल, अगर आपको 15-20 मिनट कहीं दूर जाना है, 1-1.5 किलोमीटर, तो व्हीकल लेने से अच्छा वॉक कीजिएगा, ओके। लिफ्ट लेने से अच्छा है स्टेयरकेस यूज कीजिएगा। ऐसे नेचुरल मूवमेंट हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फास्ट फूड, लेट्स यूज सो कॉल्ड स्लो फूड, ओके। मतलब फास्ट फूड खाने से अच्छा है जो ट्रेडिशनल वे में घर में जो हमारा हेल्दी फूड बनता है वो खाइएगा, ओके। चाइनीज फूड खाओ, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, समोसा खाना, इससे अच्छा है नॉर्मल जो घर में खाना बनता है उसको खानेगा, क्योंकि उस वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है, फैट्स कम होते हैं बॉडी में, ओके, फाइन। फिर उसके साथ साथ ईयरली हेल्थ चेकअप हर सिटीजन ने खुद का करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप, कुछ टाइम लेके, थोड़े बहुत पैसे भी गए तो ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप कीजिएगा, ओके। तो सिटीजन्स खुद जब तक ये सारी चीजें नहीं करते तब तक गवर्नमेंट कितना भी अवेयरनेस क्रिएट करे, कितना भी नॉलेज इसके रिगार्डिंग स्प्रेड करना चाहे, इससे रिगार्डिंग हम ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ओके। तो पावर टू ट्रांसफॉर्म नेशन बेसिकली लाइज इन द डेली चॉइसेस ऑफ इट्स सिटीजन्स, ओके। तो अगर हमें इस नेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, सोसाइटी की ओवरऑल हेल्थ अच्छी करनी है, तो इंडिविजुअल्स विल हैव टू टेक दी सर्टेन मेजर्स ओवर हियर। तो आपकी ये GS2 का जो पार्ट होता है हमारा सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग, इश्यूज रिगार्डिंग हेल्थ होते हैं, ओके, तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो इसी के साथ आज का क्लास हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास, थैंक्स अ लॉट।